साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन डेली वाइज पे जो चलती है 2 सेट प्रैक्टिस चलती है, आप लोगों को पता होगा। अभी जो हम लोग करने वाले हैं वो कौन सा टेस्ट सीरीज है दोस्तों, तो इस टेस्ट सीरीज का नाम है 10वां क्रम है। ठीक है, तो आइए आप लोग को देखते हैं। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे। अपना स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपका स्कोर क्या रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। टेस्ट सीरीज फॉर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए टेस्ट नंबर हम लोग का 10 है। चलिए देखिए क्वेश्चन इसमें क्या बन रहा है दोस्तों। कह रहा है क्या दिए गए विकल्पों की श्रृंखला जो दिया गया है उसमें लुप्त का हमें चयन करना है। आइए देखते हैं कौन सा इसमें लुप्त है। 85 के बाद 84 एक घट गया है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 84 के बाद 92 कितना घटा है, तो घटा नहीं बल्कि बढ़ा है। वो कितना, तो बताएंगे 8 बढ़ा है। ठीक है, अब बताएंगे कैसे ये 8 हो रहा है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 का क्यूब हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे 3 का क्यूब हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4 का क्यूब हो रहा है दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पे 5 का क्यूब यानी कितना होगा, और 5 का क्यूब में कैसे बताना है देखिएगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे 92 है, तो यहाँ पे तो घट गया 83, तो ये 3 का क्यूब घटा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे बढ़ा है 4 का क्यूब, तो अब घटेगा 5 का क्यूब यहाँ पे, मतलब 125 इसमें से क्या होगा, घटेगा आपका। तो आंसर बता दीजिए क्या बन जाएगा। राइट आंसर 125 बोल रहे हैं यहाँ पे दोस्तों, आपका क्यूब नहीं स्क्वायर घटेगा, है ना। क्यों, क्योंकि देखिएगा यहाँ पे हमारा क्यूब था 1 का। ओके, 84 से 92 कितना हुआ, तो आप बता देंगे। यहाँ पे 8 का क्यूब था। यहाँ पे देखिए 92 से 83 मात्र स्क्वायर घटा है, यानी 3 का स्क्वायर। यहाँ पे देखिएगा तो 4 का क्यूब घटा है, 4 का क्यूब बढ़ा है, बोले 83 से 147 बढ़ा है। अब देखिएगा तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर घटेगा, यानी 25 इसमें घटा दीजिए तो आंसर क्या बन जाएगा 122। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। देखिएगा अगला, कह रहा है कि निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये लिखा गया है, तो आपको बताना है कि टी का क्या कैसे लिखेंगे, है ना। तो आइए टी को बता देते हैं कैसे लिखा जाएगा। देखिए टी इसमें है और कहीं है क्या टी, बिल्कुल नहीं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। देखिए इस दोनों को हम लोग इक्वल करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नंबर को क्या क्या है। एफ इसमें भी है, एफ इसमें भी है। दो नंबर को काटिए जो इसमें मैच करता हो, तो वो कौन नंबर है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। ठीक है, और भी कुछ देखिएगा, इसमें सी है, इसमें भी सी है। ठीक है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, और भी कोई इसमें नंबर जो मैच कर रहा, तो आप बताएंगे 4 है इसमें, और इसमें भी 4 है। ठीक है, अब देखिए टी है, इसमें एस है, एस मतलब इसमें भी एस, कोई तो नंबर होगा इसमें जो मैच कर रहा होगा। ऐसा कोई है क्या, बिल्कुल 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें 1 8 है, इसमें नहीं है। ठीक है, छोड़ दीजिए। अब इसमें आ जाते हैं हम लोग। ए इसमें है ना दोस्तों, ए इसमें भी है। ए को काटिए और ए को यहाँ से भी काटिए। इसमें देखिए कोई है मैच करने वाला, तो बिल्कुल 8 इसमें है, 8 इसमें है ना। तो बच क्या गया हमारे पास 0, यानी टी का क्या लिखेंगे हम लोग 0। आंसर क्या बताइएगा, सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला बताइएगा। यहाँ पे इक्वेशन आपको बनाना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे कह रहा है क्या ए बी गुने सी प्लस डिवाइड डी का डी के ए से क्या संबंध है, यही ना हमें बतानी है। आइए यहाँ पे देखते हैं हम लोग। पहले गुना वाला यहाँ पे है। कह रहा है क्या टी यू की माँ है, टी जो है यू की माँ, मतलब ए जो है बी की माँ है, बी की माँ है। ठीक है, तो यहाँ बी बना दीजिए और ए यहाँ बना दीजिए, बी की माँ है। ठीक है, ये तो माइनस दिखा देंगे। अभी ये बी का नहीं पता चला है जेंडर क्या है। देखिए बी और प्लस सी, सी प्लस वाला कहाँ पे, तो टी यू की बहन है, मतलब बी सी की बहन है। बी जो है क्या है, सी की बहन है, सी की बहन है, मतलब एक ही औलाद है ये दोनों, बी और सी। ठीक है, अब डिवाइड वाला देखिएगा। डिवाइड वाला कह रहा है टी यू की बेटी है, टी जो है क्या है, तो यू की बेटी है। तो यानी कहने का मतलब है सी जो है डी की बेटी है। सी क्या है, तो डी की बेटी है, डी की बेटी है। इसका मतलब क्या पता चल रहा है दोस्तों, कि ये दोनों दंपति है ना। तभी तो ये प्लस मतलब इसके हस्बैंड है। अब बताइएगा, इसमें हमें पूछा कि यार डी ए से क्या संबंध है। अब पूछने वाली बात है दोस्तों, क्या बताइएगा, ये इसके हस्बैंड है। करेक्ट आंसर सी बताइएगा ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा आप। कह रहा है इसमें कथन और निष्कर्ष दे रखा है, बहुत ही सिंपल ये दे रखा है। देखिए सभी लाल जो है हरे हैं, सभी लाल जो है, सभी लाल क्या है, हरे हैं। ठीक है, हरे बना दीजिए। कुछ गुलाबी हरे हैं, कुछ गुलाबी जो है हरे। ठीक है, कुछ गुलाबी हरे हैं। कह रहा है कुछ गुलाबी लाल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए सभी हरे लाल हैं, बिल्कुल नहीं है। कुछ हरे लाल है, बिल्कुल है। तो आप देख सकते हैं कुछ हरे जो है लाल बिल्कुल है, तो यानी आंसर क्या बनेगा हमारा, सिर्फ ये तीसरा अनुसरण कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपका। सिर्फ 3 अनुसरण कर रहा है। देखिए नीचे दी गई संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा, बताइएगा कौन सा समीकरण सही नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, सही तो और सभी होंगे, ये 3 और 5 को आपको बदलना है, तब देखना है कि कौन से सही नहीं होंगे। तो आप ऑप्शन नंबर जब बी उठाएंगे ना दोस्तों, यहाँ पे 5 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 5 रखना होगा, तब जाके ये 18 नहीं आएंगे आपके। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा। तो आप खुद करो, 12
और यहाँ पे 5 17, 17 में से 2 घटा दो तो 15, तो ये नहीं हो रहा है, यानी आंसर क्या बन जाएगा, बी ऑप्शन हमारा। देखिए कह रहा है कि किसी अक्ष के परितः घूमते पिंड का जड़त्व आघूर्ण निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। बताइए किस पे नहीं करता है, तो आप बता दीजिए कोणीय वेग पर नहीं करता है। आंसर सी बताइएगा कोणीय वेग। आपको पता होगा कि आई इक्वल क्या होता है, एम आर स्क्वायर, मतलब जड़त्व आघूर्ण बराबर द्रव्यमान गुने अक्ष से दूरी का वर्ग। देखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक शर्त है। इस शर्त का एक नाम क्या है, तो संगन माध्यम में आपतन कोण दोनों माध्यमों के क्रांतिक कोण से अधिक होने चाहिए। आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कह रहा है कि वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर जो है W है, ठीक है। जिस ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 गुनी और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुनी है, उस पर जो है उसका वजन क्या होगा, ये आपको बतानी है। उस पर वजन क्या होगा, तो आपको पता होगा W इक्वल क्या होता है mg। इसे हम लोग कह सकते हैं कि gm अपन आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। बस यहाँ पे इसका वैल्यू रख दीजिए, आपके पास दे रखा है क्या है। तो दूसरे ग्रह पर जो है भार हो जाएगा वो W1 इक्वल आप बताएंगे m gm1 अपन आर स्क्वायर 1 लिखेंगे ना। चलिए यहाँ पे बस जो रखा हुआ है फॉर्मूला, इस पे हम लोग इसका वैल्यू रखते हैं, पुट करते हैं। चलिए हमारे पास जो भी दे रखे हैं इधर हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिएगा m तो रहेगा ही m, ठीक है। g होगा कैपिटल इंटू 15, 15 गुना कह रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 4 गुना हो जा रहा है, यानी 4 r का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब आगे इसे सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, m g 15 होगा अपॉन में क्या हो जाएगा 16 r स्क्वायर होगा ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग 15/16 लिख सकते हैं, ठीक है। इधर हम लोग कह सकते हैं जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर होगा। इसको अलग कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो अब देखेंगे क्या इसे हम लोग किस यूनिट पे कहते हैं, तो 15/16 और ये वाट में हो जाता है। तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा, करेक्ट आंसर बताइएगा 15/16 वाट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। देखिएगा 1 किलो सहिती 1 kg सहिती का पिंड पृथ्वी के द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। बताइए कौन से बल के द्वारा, तो आप आंसर बताएंगे 9.8 न्यूटन जो होता है ये 1 kg के बराबर होता है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा यहाँ पे। देखिए अगला कह रहा है 5 कूलम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच जो है 16 वोल्ट का विभवांतर है, तो मूव करने पर कितना कार्य किया जाएगा, ये हमें बतानी है। कितना कार्य किया जाएगा, तो आपको याद होगा दोस्तों Q इक्वल क्या होता है, dv होता है। बस यहाँ पे फॉर्मूला रख दीजिए 5 कूलम और गुने 16 वोल्ट, यानी 16 × 80। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर बी 16 जूल। कह रहा है कि यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब बताएंगे 1/4 रह जाएगा। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 1/4 हो जाएगा। देखिएगा अगला कह रहा है क्या, ENT विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का जो है दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए किस तरह के दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर बताइएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आंसर ये बनेगा अवतल दर्पण का। कह रहा है विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। विद्युत धारा किससे मापा जाता है, तो आप आंसर बता देंगे, क्या नाम है, आमीटर। आंसर डी बताइएगा आमीटर से मापा जाता है। कह रहा है यदि एक शिल्पकार एक मेज को 1300 में बेचता है, 35% की हानि होती है, 30% के लाभ अर्जित करने के लिए वह कितना में बेचेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये दोस्तों, देखिए कैसे बनेगा ये। पहले क्या कर रहा है कि एक शिल्पकार मेज 1300 में बेचता है और 35% की उसको हानि होती है, कितना के 35 का, ठीक है। 100 में से यदि 35 हम घटाते हैं तो 65, इसी 65 पे ना वो बेचता है 1300, ठीक है। तो एक का वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये काटेंगे आप 13 × 5 और 13 × 1, मतलब इसे 5 से 20 टाइम, मतलब एक का वैल्यू कितना आ गया, 1% का जो वैल्यू आया हमारा 20 आ गया। तो आप समझ रहे हैं ना, 100 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 जीरो मतलब 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है 130%, मतलब वो 30% जब लाभ कमाएगा तब, तो 130 और गुने 20 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 2 जीरो 2600 रुपया हो जाएगा। आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। यदि साइन P+Q इक्वल 1 है और cos P-Q वैल्यू दे रखा है √3/2, तो P का वैल्यू हमें बताना है यहाँ पे क्या होगा। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं।
देखिएगा पहले क्या है साइन पी प्लस क्यू इक्वल दे रखा है 1, साइन पी प्लस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा 1 का वैल्यू हम लोग साइन 90 रख सकते हैं क्या? बिल्कुल, साइन 90 बराबर 1 ही तो डिग्री होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं साइन साइन कैंसिल हो गया तो पी प्लस क्यू इक्वल हम लोग 1 लिख सकते हैं, साइन का वैल्यू 190 लिखेंगे क्योंकि साइन और साइन तो यहाँ से कैंसिल हो गया। देखिए इसे हम 1 इक्वेशन ले लेंगे, ठीक है। पी प्लस क्यू कितना आ गया 90 आ गया। अब चलिए दूसरा हमारे पास इक्वेशन है पी प्लस क्यू इक्वल 90 याद रखेंगे। कॉस कॉस पी माइनस क्यू है इक्वल में कितना है √3/2। क्या √3/2 को हम लोग कितना लिख सकते हैं cos 30 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे cos p माइनस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा आप बताएंगे cos 30, ठीक। तो cos से cos कैंसिल यानी p माइनस क्यू इक्वल कितना आ गया 30 और एक कितना है p प्लस क्यू इक्वल है 90 डिग्री, है ना। चलिए इसे आप जोड़ेंगे तो ये दोनों घट जाए, मतलब प्लस माइनस कट गए, ये हो जाएगा 2p और ये हो जाएगा 9 3 12 120 यानी 2 से काटिएगा तो 60, यानी p का वैल्यू 60 आ गया तो q का वैल्यू आप नहीं बता दोगे, कोई भी इसमें रख दो तो इसमें 60 रखिएगा तो इधर घटाएगा यानी p का वैल्यू जो q का वैल्यू जो आ गया 30 आ गया। तो ठीक है p का वैल्यू हमारे पास 60 आ गया, p का ही वैल्यू तो फाइंड करनी थी, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका दिख रहा है 60, राइट आंसर डी बता दीजिएगा। देखिए अगला कह रहा है कि एक घनाभ के आकार की पानी टंकी है जो 12 मीटर लंबी 9 मीटर चौड़ी और 7.5 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? बस इसका क्या निकालना है LBH निकालना है, घनत्व उसके आयतन में ही तो पानी रहेगी ना, तो बस इसका हमें आयतन निकाल देना है। आइए हम लोग आयतन निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा LBH 12 गुने 9 और गुने 7.5 लिखिए, इस डेसिमल को हटाइएगा तो 10 नीचे आएगा, काटिए इसको 10 को 5 से 2 टाइम में, 5 से काटिए 15 टाइम में, 2 से काट दीजिए 6 टाइम में, यानी 15 छक्का 90, 90 गुने 9, 9 नंबर 81, 81 और एक जीरो, यानी आंसर क्या बन जाएगा हमारा, लीटर में बताना है 81 और जीरो और उसमें 3 जीरो इंक्लूड कर दीजिए तो 81 और जीरो और 3 जीरो इसमें इंक्लूड हो गया, ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहा है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 16, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का वैल्यू 81, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू बताना है कि क्या हो जाएगा। देखिएगा क्या होगा, यहाँ पे आपको फार्मूला पता होगा दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता क्या है दोस्तों, इसका फॉर्मूला तो याद ही होगा आप लोग को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम कर लेते हैं 2 कॉमन, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है कि नहीं, बिल्कुल। बस यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 16 और ए बी सी का वैल्यू दे रखा है 81, 81 दूना कितना हो जाएगा तो 2 और यहाँ पे 8 दूना 16, 162 और यहाँ पे दे रखा है 16, इस दोनों को इंक्लूड कर दीजिए, दोनों को इंक्लूड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 और 1, 178 आ रहा है ना, हमारा कितना आ गया यहाँ पे 178 आया, वन अच्छा यहाँ पे 16 जो आया हमारे पास कितना है दोस्तों, यहाँ पे इंक्लूड वैल्यू जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छा आपके पास ये भी तो दे रखा है प्लस बी प्लस सी का 16, तो ए प्लस बी का हम लोग 16 भी तो रख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें पता करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू, है ना, तो यही तो रखेंगे यहाँ पे 16 का वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा 256, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर रहने देते हैं, इसका वैल्यू आया है 162 आया है, ठीक है 162, अब 256 में 256 में 162 को घटा लो तो कितना आ जाएगा, अब खुद देखें यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ के 4 के 4 रह जाएंगे, ठीक है 15 में से 6 तो 9 हो जाएगा, यानी 94, राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा। देखिए अरुण ने अपनी वस्तु को 10% हानि पर बेचा, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 270 रुपए की वृद्धि होती है तो अरुण को 8% का लाभ होता है, तो अरुण के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, बहुत ही सिंपल दोस्तों। देखिए अरुण के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, हम मान लेते हैं 100x होगा उसका, चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, जब उसके लिए जो है 100x हो जाएगा उसका क्या है क्रय मूल्य, ठीक है, हम क्रय मूल्य जो है 100x मान लिए, तब जो होगा पहला हमारा विक्रय मूल्य, पहला एसपी आप निकालोगे पहला तो क्या हो जाएगा 100x और गुन्ने कितना कह रहा है 10% छूट, मतलब 90/100 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कितना आ जाएगा 90x होगा ना, ठीक है। अब दूसरा आप विक्रय मूल्य निकालोगे दूसरी, तो ये क्या कह रहा है कि 100 रुपया तो हमारा क्रय मूल्य है ही, अब कह रहा है ना कि 8% लाभ होगा, तो 108/100 कर दो, 2 जीरो काटो यानी कितना हो जाएगा 108 रुपया हो जाएगा दूसरा विक्रय मूल्य। अब अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है कि ये दूसरा विक्रय मूल्य को घटाओगे पहला विक्रय मूल्य से, वो कितने के बराबर है 270 के बराबर, तो 108 में से 90 घटा दो तो 18, यानी 18 एक सीधे यहाँ पे लिख सकते हो, ये किसके बराबर है 270 के बराबर, तो 18 से काट के देखो तो आप काटोगे 9 से 9 दूना, ठीक है, और 9 से काटोगे 3 तिहाई, 2 से काटो 15, यानी एक का वैल्यू आ गया हमारा
15। एक का वैल्यू कहने का मतलब x की वैल्यू आ गई 15। जब x की वैल्यू 15 आ गया तो हमारा क्रैमुल नहीं निकल जाएगा, क्रैमुल ही तो निकालने 100x माने थे, बस इसमें 100 दो जीरो बैठा दो यानी 1500 हमारा क्रैमुल होगा। ऑप्शन नंबर देखिए 1500 कौन है, राइट आंसर ऑप्शन बताएंगे सी है। 1905 में बंगाल विभाजन का आदेश किस वायसराय ने पारित किया था? कौन वायसराय पारित किया था? तो आंसर बता देंगे, इसका नाम था लॉर्ड कर्जन। राइट आंसर डी बताइएगा, लॉर्ड कर्जन पारित किया था। 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया था और 19 जुलाई को जो है यह शिमला में बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। घोषणा और लागू बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घोषणा है ना, ये कब होता है घोषणा, तो आप बता देंगे 19 जुलाई को, 19 जुलाई को। और जो है दोस्तों लागू कब होता है, तो लागू होता है, यह होता है 16 अक्टूबर को, है ना, 16 अक्टूबर को लागू होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी किस राज्य की उत्पत्ति है? बताइए किस राज्य की उत्पत्ति है, ये उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो आंसर बताइएगा, यह हुए आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा। ऐसे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य कौन है? भरतनाट्यम है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो तमिलनाडु का। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है इसमें बताना है आपको कौन सा आगे आने वाला है। एक के बाद सी मतलब दो बढ़ा, तो यहाँ पे 14 के बाद क्या होना चाहिए? 14 के बाद 16, यानी 16 कौन है? ए है ऑप्शन, बी तो है नहीं, सी है और डी है नहीं, मतलब दो ऑप्शन अभी दिख रहे हैं। चलिए यहाँ से ई से 7 मतलब 5 से 7 दो बढ़ा है, तो आप बढ़ाएंगे 18 दो 20 होना चाहिए, यानी टी आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या दिख रहा है? राइट आंसर सी दिख रहा है। नेक्स्ट बताइएगा, इसमें कौन सा इमेज फॉर्मेट होगा? देखिए और बताइए इसमें कौन सा इमेज का फॉर्मेशन बनेगा, तो आप बताएंगे इसमें। राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी बनेगा ना, करेक्ट आंसर सी बताइएगा। चलिए अगला बताइएगा, इसमें चार दिएंगे जिसमें तीन एक संगत है एक अलग है, वो कौन है? देखिए मोर, कटफोरवा, तोता और चमगादड़। कौन है सबसे अलग बताइए, तो आप बता देंगे चमगादड़ इसमें सभी से अलग है। राइट आंसर ये बन जाएगा। नीचे देखिएगा क्या कह रहा है कि हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है कथन और निष्कर्ष को। आइए ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं हम लोग। कथन हम लोग के पास क्या है? मेरे बुटीक में बचे मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले सभी कपड़े उच्च मानक के होते हैं। मेरे बुटीक में कारा और कुकी के अलावा किसी अन्य ब्रांड के कपड़े नहीं बेचे जाते हैं। कुकी की एक्सेसरीज जो है जैसे बैग और सौंदर्य जो है प्रसाधन भी बेचे जाते हैं। निष्कर्ष क्या है? मेरे बुटीक में कपड़ों और एक्सेसरीज बेचे जाते हैं। कारा और कुकी ब्रांड के कपड़े उच्च मानक के होते हैं। मेरे बुटीक में बेचे जाने वाले कुछ एक्सेसरीज कुकी की होती है। तो आंसर क्या बताएंगे आप इसमें? आंसर यही ना बोलिएगा कि निष्कर्ष 1, 2 और 3 यह पालन कर रहा है, तो आंसर क्या बताएंगे? तीनों पालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी बताइएगा। अगला देखिए, अगला भी कथन और निष्कर्ष है, देखेंगे। कह रहा है कि केवल कड़ी मेहनत करने वाले छात्रों को अच्छे ग्रेड मिलते हैं। निष्कर्ष देखिए, सफलता के लिए कड़ी मेहनत आवश्यक है। दूसरा है, सफलता उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है जो कड़ी मेहनत नहीं करते हैं। तो आंसर क्या बताइएगा? आंसर बताएंगे क्या कि केवल यहाँ पे एक पालन कर रहा है। बात सत्य है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी आवश्यक है। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि ठोस में जो है गैसीय माध्यम में जाते समय ध्वनि की चाल क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? तो आप बता देंगे घट जाती है। राइट आंसर डी बनेगा। क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालक नहीं होता है? बताइए कौन सा विद्युत का जो है चालक नहीं होता है विलयन में? तो आंसर बताएंगे अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता है। आंसर ये बनेगा अल्कोहल और ग्लूकोज में नहीं होता है। 3D संक्रमण श्रृंखला किससे शुरू होता है और किस पर समाप्त होता है? बताइए। तो आंसर बताएंगे स्कैंडियम जिंक। आंसर बी बताएंगे स्कैंडियम पर जो है शुरू होता है और समाप्त होता है जिंक पर। कह रहा निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपात सबसे अधिक है? बताइए किसमें है सबसे ज्यादा? तो ऑप्शन कौन सा बनेगा आपका करेक्ट आंसर? राइट आंसर बताइएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सबसे ज्यादा जो न्यूट्रॉन अनुपात में सबसे अधिक है। देखिएगा, कह रहा उदासीनीकरण, यहाँ पे न्यूट्रॉन जो हो जाएगा इस दोनों का माइनस करिएगा तो निकलेगा, है ना। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन डैश से आता है और OH- आयन डैश से आता है जिससे जल का अणु बनता है। बता दीजिएगा। तो आंसर बताएंगे कि यह जो है H+ आयन किससे आता है? एसिड से आता है दोस्तों। किससे आता है? एसिड से आता है। और OH किससे आता है? तो ये बेस से आता है, मतलब क्षार से आता है। ठीक है,
ये क्षार से और ये अम्ल से आता है, यानी आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। देखिए अगला, निम्नलिखित निम्नलिखित तत्वों के जो है धात्विक गुणधर्मों का सही क्रम हमें बताना है। तो सही क्रम क्या बन जाएगा? तो अब देखिएगा, पहले लिथियम, फिर सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, स्कैंडियम। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर हम लोग का सी बन जाएगा। यहाँ पे तत्वों के धात्विक गुण जो है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बढ़ता है ना। देखिए निम्नलिखित में से कौन से गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस है बताइए? तो इस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। आंसर बी बताइएगा। प्राकृतिक में मुक्त दशा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? बताइए कौन सी धातु है? तो आंसर बताइएगा सोना है। कौन सी है? सोना। करेक्ट आंसर सी बताइएगा। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है, 3 और 4 के रेशियो में है। लघुत्तम समापवर्तक 180 है। दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये हमें बतानी है। तो अब दोनों को मल्टीपल कर दो, 4 × 12, 12x बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे रखिएगा 180, काटिए इसको, कटेगा क्या 12 से? 12 × 12, 12 × 25, 60, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? तो आप बता देंगे। यहाँ पे 12 है, 3 × 4x। इनमें लघुत्तम समापवर्तक है, दोनों संख्या में बड़ी संख्या 4 है, तो 4x लेंगे बस। 180, इसको काटिए 3 से तो 60 टाइम में कटेगा, 4 से काटिए 15 टाइम में, यानी x की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास? x की वैल्यू जो आ गया हमारे पास आ गया 5 आ गया। ठीक, x की वैल्यू जब 5 आ गया तो यहाँ से आप निकाल सकते हो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे 15 आ गई है, तो 15 में 4 से गुना कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? 60, यानी सबसे बड़ी संख्या बी हो जाएगी। कह रहा है कि 12.8 का x प्रतिशत इतना है, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये तो बहुत ही आप सिंपल में निकाल पाएंगे। 12.8 गुने x अपॉन 100 होगा, इक्वल कितना हो जाएगा? 38.4 हो जाएगा, है ना। इसको काट दीजिए, आप इसे काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 38.4, है ना, और बट्टे में आ जाएगा 12.8। डेसिमल से डेसिमल रिमूव होगा, ठीक है। तो डेसिमल से डेसिमल और परसेंटेज है तो ऊपर चले जाएगा। इसे काटिए, कितने टाइम्स में कटेगा? तो ये कटेगा आपका 3 टाइम्स में दोस्तों, ठीक है। 3 टाइम्स 8 3 या 24 और 2 जीरो है, तो यानी 300। आंसर कितना बन गया? राइट आंसर ऑप्शन ए बन गया, एक्स की वैल्यू 300। कह रहा है किसी धन राशि पर 9% का वार्षिक ब्याज 5 साल में कुल ब्याज इतना है, तो वह राशि कितना है? यानी इस दोनों में मल्टीपल करो, 45। 45 जो है ये किसके बराबर है? 45 100 के बराबर। तो एक आ रहा है, कितना आ रहा है? 100। तो कितने प्रतिशत हमें चाहिए? पूरे 100%। तो कितना हो जाएगा? 10,000। यानी करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। देखिएगा x का वह न्यूनतम मान हमें बताना है जिसके लिए इतना 9 से विभाजित है। तो 9 से विभाजित है, इसका क्या रूल है दोस्तों? तो 9 से विभाज्य है, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। पहले क्या करें, हम सभी डिजिट्स को सम करते हैं। आपको पता है कैसे डिजिट सम निकाला जाता है। 5 4 9 काट दीजिए इसको, ठीक है। 6 3 9 काट दीजिए, और 4 2 6, यानी कितना ऐड करिएगा? 9 आएगा। 4 2 6, 6 में 2 हमें ऐड करना है, 6 में 3 ऐड करना है, तभी तो 9 आएगा। यानी आंसर क्या बताएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी, 3 ऐड कर दीजिए 9, यानी ये भी कट गया। देखिएगा, आलोक और अनिल की वर्तमान आयु का अनुपात 3 और 4 का रेशियो है। यदि आलोक की आयु अब से 20 साल बाद 20 साल बाद जो है 62 वर्ष होगी, तो अनिल की वर्तमान आयु कितनी होगी, ये हमें बतानी है। तो मान लेते हैं आलोक की वर्तमान आयु 3x और अनिल की 4x, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। आलोक और अनिल, ठीक है। देखिएगा दोनों का रेशियो 3 और 4 का है। अब कह रहा है 20 साल बाद, तो इसमें 3x + 20 हो जाएगा, 3x + 20 होगा, इसमें 4x + 20 होगा, ठीक है। इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब कह रहा है क्या कि 20 साल बाद जो है 62 वर्ष हो जाएगी। किन की आयु 62 वर्ष हो जाएगी? तो आलोक की। तो आप खुद देखो कि यहाँ 3x + 20, ये ऐड करोगे तो कितना हो जाएगी? 62। तो 20 घटा दो, इसमें से 42 आ जाएगी, और 3 से डिवाइड कर दो, 1 और 2, 1 और 4 होगी ना, 4 × 12 यानी 14। तो x की वैल्यू जब 14 आ गई तो अनिल की वर्तमान आयु नहीं निकाल दीजिएगा। 14 चौका कितना हो जाएगा? 56, यानी आंसर डी बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर। देखिएगा, कह रहा भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? बताइए कौन सा अनुच्छेद है? तो आंसर बताइएगा अनुच्छेद 14 से 18 में जो है समानता का अधिकार है। आंसर बी बताइएगा,
14 से 18 में। 19 से 22 में आपको पता होगा क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 में। और 23 से 24 में क्या है, तो आप बताइएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और 25 से 28 में क्या है, तो 25 से 28 में है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आप बता दीजिए 29 से 30 में क्या है दोस्तों, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और 32 वाला तो हम बता ही देते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 वाला में। आपको ये बताना है 29 और 30 में किस चीज का अधिकार है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है इनमें से किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, किनको जाना जाता है बताइए। तो आंसर बताइएगा दादा भाई नौरोजी जी को। आंसर सी बताइएगा दादा भाई नौरोजी। 4 दिए गए, 3 एक समान है। देखिए हार्ड डिस्क, रैम, माउस और मदरबोर्ड कौन सबसे अलग है बता दीजिए। तो आप आंसर बताएंगे माउस इसमें सबसे अलग है। राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। आइए कथन और कारण को हम लोग रीड करते हैं। कथन क्या है हमारे पास, कह रहे मोबाइल फोन की बिक्री में हाल ही में दिनों में कई गुना वृद्धि हुई है। कारण कह रहा है कि ई कॉमर्स के प्रति जुनून ने मोबाइल की बिक्री को बढ़ाने में मदद किया है। तो हमें सही विकल्प को चुनना है। सही विकल्प है कि ए सत्य है किंतु आर यहाँ पे गलत है। बात तो सही कि मोबाइल फोन की बिक्री हाल ही में के दिनों में कई गुना बढ़ी है, परंतु ई कॉमर्स के प्रति जुनून में मोबाइल की बिक्री बढ़ाने की मदद की है, ये बात गलत है। आंसर बनेगा सी करेक्ट आपका। देखिए प्रश्न है और कथन है इसके। प्रश्न क्या है हमारे पास कि एक संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, आप कोई संख्या 100 मान लो तो उसका 40% क्या होगा, 100 40 ही तो होगा। तो कह रहा है क्या उस संख्या का 25% मतलब 1/4, उस संख्या का 1/4 आप निकालोगे। सपोज करो 100 है, उसकी 1/4 आप निकाल लोगे तो कितनी हो जाएगी, 1/4 है। तो आप खुद बताओगे 25 उस संख्या से 60 कम है। ठीक है, दूसरा कह रहा है उस संख्या का 20% एक सम संख्या है, उस संख्या के दोगुना का 5% उस संख्या के 1/10 है। तो आंसर बताएंगे आप। तो यहाँ पे आप देखिएगा ना कि x का 25%, x का 25% इस संख्या का 60 कम है, यही ना बताया गया है पहला में। ठीक है, यहाँ पे रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 होगा तो ये जो हमारे पास आ जाएगी तो x/4 हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा x-60। ये समझ रहे हैं ना, यहाँ पे 100 है तो x से काटोगे तो ये 4 हो जाएगा, x/4 आ गया x-60। ओके, अब देखिएगा क्रॉस मल्टीपल कर दोगे आप तो आपके पास आ जाएंगे क्या, x इक्वल हो जाएगा 4x और 4 छक्के 24 हो जाएगा यानी 240, यानी कि ये घटा दोगे तो 3 और 3 से काटोगे तो 80। हमारा कितना आ जाएगा x की वैल्यू 80। जो 80 है ये क्या 40%, देखिए निकाल के 2 जीरो यानी 8 चौक का 32, जो हमारा पर्याप्त क्या निकल रहा है, तो ये वाला निकल रहा है पर्याप्त, यानी आंसर क्या बनेगा। और बाद बाकी तो निकलेगा नहीं, कोई जरूर नहीं कि 20% का सम संख्या हो, 1/5। ठीक है, तो आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल पर्याप्त एक ही है इसमें, राइट आंसर सी है। चलिए अगला बताइएगा। 4 दिए गए हैं, अलग है कौन है देखिए और बताइए इसमें। फर्स्ट क्लास, AC 2 ईयर टिकट या फिर AC 2 ईयर 3 ईयर। आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर आपको स्पष्ट दिख रहा है, टिकट यहाँ पे सबसे अलग है। कह रहा है कि यदि एक लड़के को पता चलता है कि वह लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 11वें स्थान पे है और बाईं ओर से 5वें स्थान पे और बाईं ओर से 5वें स्थान पे है, तो पंक्ति में कितने लड़के शामिल किए जाना चाहिए ताकि पंक्ति में लड़कों की संख्या 29 हो जाए। कितने लड़कों को शामिल किया जाना चाहिए, तो देखिए 11 + 5 तो करेंगे ही और -1 कर देंगे, यानी कि 15 लड़के हो जाएंगे टोटल। अब बता रहा है क्या कि कितने लड़के इसमें शामिल करने चाहिए जो टोटल 29 हो जाए। तो 29 में से 15 घटा लो तो 14 शामिल किए जाने चाहिए। आंसर क्या बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। कह रहा एक सभागार में ध्वनि का जो है सातत्य यानी सातत्य का जो है ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम और इसे डैश कहा जाता है। एक सभागार में जो है ध्वनि का सातत्य ध्वनि के परिवर्तन की पुनरावृत्ति का परिणाम है और इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो अनुनारण कहते हैं, अनुरणन क्या कहते हैं, अनुरणन कहते हैं। आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि हेप्टाटाइड्रेट जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट जो है ZnSO4 × 7H2O को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं हम लोग, तो आप बताएंगे श्वेत तृतीया के नाम से जानते हैं। आंसर डी बताएगा श्वेत तृतीया के नाम से। अगला देखिएगा, कह रहा है कि एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। एनोडीकरण की प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो आंसर बता देंगे
यह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या आता है? आंसर बी बताइएगा। देखिए कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए नहीं किया जाता है बताइए? तो आंसर बताएंगे ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग। आंसर सी बताएंगे। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है ब्रेड बनाने के लिए। अगला देखिए क्रांतिक तत्व क्रिटिकल एलिमेंट्स कौन है बताइए? तो आंसर बताएंगे ये है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपका राइट आंसर। मृदा में कुल 17 तत्वों का होना कृषि के लिए बहुत ही आवश्यक है। आपको पता होगा अधिकतम उर्वरक जो है क्रांतिक तत्व युक्त होते हैं। अगला देखिए नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये सब है। देखिए कह रहा है क्या माइट्रोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? माइट्रोकॉन्ड्रिया को विलक्षण कोशिकांग क्यों माना जाता है? तो आंसर बताएंगे क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है इसलिए। राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं इसलिए माना जाता है। नेक्स्ट देखिए प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम आपको बताना है। प्रोटीन संश्लेषण में सही क्रम कौन होगा बता दीजिए? तो आंसर देखेंगे और बताएंगे क्या कि डीएनए उसके बाद आरएनए उसके बाद एमिनो एसिड उसके बाद प्रोटीन्स। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। मस्तिष्क जिस बाह्य संरचनात्मक ढांचे में निहित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेनियम। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे क्रेनियम कहते हैं। आंसर ए बनेगा क्रेनियम। देखिएगा कह रहा है कि एक व्यक्ति को जो है तीन द्रव 420 लीटर है ना 475 लीटर पेट्रोल और 495 लीटर तेल में से प्रत्येक को एक दूसरे के साथ मिलाए बिना समान आकार की बोतलों में से इस प्रकार रखना है कि प्रत्येक बोतल पूरी तरह भर जाए। तो इसके लिए आवश्यक बोतल की न्यूनतम संख्या कितनी हमें ज्ञात करनी है? तो आइए यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। हम लोग पहले है 420। तो 420 का आप क्या कर लेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो दोस्तों आपका 2 गुने 2 है ना और 3 गुने 5 और गुने 7 आएगा। ठीक है फिर सेम यहाँ पे 475 का निकालेंगे। सेम यहाँ पे 495 का निकालेंगे। तो इसमें आपका एक कॉमन आएगा वो होगा 5 दोस्तों। ठीक है क्या कॉमन होगा आपका? तो ये सभी का महत्तम समूहपठक जो होगा 5 होगा। तो टोटल जो हमारे पास है 420 ठीक है अपन 5 करो इससे डिवीजन करो इसका। ठीक तो 84 आएगा। सेम सभी को 5 से डिवाइड कर देना है। ठीक सभी को इससे भी डिवाइड कर दो तो प्लस में आप लिखेंगे 95। फिर इससे भी 5 से डिवाइड करो 495 को तो आपका आ जाएगा प्लस में 99। सभी को ऐड कर दो तो 278 आ जाएगा। यानी आंसर क्या बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आप सी बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है क्या ए प्लस बी एक साथ मिलकर 4 घंटे में पूरा कर सकते हैं कोई भी काम को और बी प्लस सी उसी काम को 6 घंटा में पूरा कर सकते हैं जबकि ए प्लस सी साथ मिलकर 8 घंटे में पूरा कर सकते हैं। सी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा? चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। देखिए ए प्लस बी का कार्य ए प्लस बी का कार्य दे रखा है ठीक है 6। बी प्लस सी का कार्य दे रखा है 4 और सी प्लस ए का कार्य दे रखा है कितना? तो 3 दिनों में। ठीक अब देखिएगा ये जो है इनकी एफिशिएंसी आई है दोस्तों। ठीक है ना ये कैसी एफिशिएंसी है? तो आइए अभी अभी जस्ट बताते हैं। ये लोग काम इनका काम जो है ये ए और बी मिलके 4 घंटे में करते हैं। ठीक है और ये 6 घंटे में करते हैं बी और प्लस सी और ए और सी जो है ये करते हैं 8 घंटे में। ठीक है अब इन तीनों का जो है आप निकालेंगे एलसीएम वो हो जाएगा 24। यही एफिशिएंसी मैंने यहाँ पे लिखा था। क्या था? तो 6 चौका 24 है ना और 6 चौका यहाँ पे 24 आ जाएगा और 8 3 का 24 है ना 6 4 और 3 का इनका इफिशियंसी आएगा। तो सभी को ऐड कर 6 4 10 और 3 13 में आप क्या करेंगे? तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि दो काम है ना तो इसमें आप सीधे कर दीजिए 13 और अपन 2 होगा क्योंकि इसमें सभी ए इसमें भी है ए इसमें भी है बी इसमें भी है बी इसमें भी सी इसमें भी सी इसमें भी इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। तो इतना काम है। इतना काम में जो है वो 6 काम कौन ए और बी को घटा लो तो सी ही तो करेगा। इसमें से इस टोटल काम में से ए बी को घटा लो। तो अब घटाइए यहाँ पे 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 2 होगा 13 में से 6 घटाइए यानी 7/2 आ जाएगा। यहाँ पे 6 दूना 12 होगा ना यहाँ पे। तो आप घटा लोगे तो कितना हो जाएगा? 1/2 आएगा। तो 1/2 जो हमारे पास आया है यहाँ पे तो सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा? टोटल काम कितना है? 24। 24 काम को करने में 1/2 यानी कि ऊपर चला जाएगा 2 से गुना यानी 48 दिन में जो है सी उस काम को कंप्लीट कर देगा। ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा? ऑप्शन नंबर ए 48 घंटा। देखिए कह रहा है क्या 36 व्यक्ति 36 व्यक्ति एक समूह में है। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति चाय और दूध पीते हैं। 18 व्यक्ति चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं। 22 व्यक्ति चाय पीते हैं। इनमें से कितने लोग दूध पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते? बहुत ही सिंपल देखिएगा यहाँ पे 2 डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे दोस्तों। ठीक है पहला क्या बोला कि 18 व्यक्ति चाय पीते हैं
यहाँ पे चाय वाला रख दो, चाय पीते हैं लेकिन दूध नहीं पीते हैं, और 22 व्यक्ति चाय पीते हैं, इनमें से कितने लोग दूध पीते हैं? तो अब देखेंगे, यहाँ से हम 22 तो रखेंगे, 22 में से आप घटा दोगे 18, ठीक, और यहाँ पे x रख दो, तो 22 में से 18 घटाओगे यानी 4 आ जाएगा, ये 4 आ गया, तो 18 4 22 टोटल चाय पीने वाले व्यक्ति को यहाँ पे बता रहा है, चाय पीने वाले 22 हो गए, और कितने दूध पीते हैं तो आपको निकालनी है, तो आप सीधे लिख दो 18 और प्लस 4 प्लस x, टोटल कितने हैं? 36 है, 18 प्लस 4 प्लस x इक्वल 36, तो ये हो जाएंगे टोटल 22, 22 में से 36 में से 22 घटा लीजिए, तो आंसर कितने बन जाएंगे? x की वैल्यू 14 आएगी, यानी हमारा ये क्या आ जाएगा? 14, जो चाय नहीं पीते हैं। आंसर क्या बताइएगा? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आंकड़े का माध्यिका बताना है, सभी नंबर को काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, एक विषम संख्या है, यानी क्या होगा? n प्लस 1/2 होगा, यानी क्या हो जाएगा? पांचवा नंबर होगा, पांचवा नंबर होगा ना, 9 और 1 10, 10 का आधा करोगे तो पांचवा आएगा, ठीक है। पांचवा पद काउंट करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिख के, तो पहले आएगा 2, फिर 2, फिर 3, है ना, फिर 4 तो नहीं है, फिर 5 है, फिर 6 है, यानी पांचवा नंबर पे देखेंगे तो 3 4 1 5, पांचवा नंबर पे क्या रहा है? तो आप बता देंगे पांचवा नंबर पे 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या बताएगा? राइट आंसर डी। अगला देखिए, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC के दो कोण बी और ए का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो तीसरा कोण का माप आपको बताना है कि क्या होगा। तो तीसरा कोण का माप क्या हो जाएगा? आप खुद देखो कि ए और प्लस बी को ऐड करते हैं तो ये सी के बराबर है, ठीक है ना। तो आप खुद रखो कि ए प्लस बी और प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? 180 होता है ना। तो आप खुद रखो कि ए प्लस बी सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी रख सकते हैं, और प्लस पहले से सी है, यानी क्या होगा? 2c इक्वल 180, 2 से काटोगे तो 90। तो हमें बताना है क्या? कि तीसरे कोण क्या होगा, तो तीसरा कोण ही तो है सी, तीसरा कोण कितना है? 90। आंसर क्या बन गया आपका? राइट आंसर डी। देखिए अगला, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया में, आंसर बी बताइएगा, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या इसमें कि NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए कहाँ पर है? तो आप बता देंगे मुंबई, आंसर बी बताइएगा, आर्थिक राजधानी हम लोग की है मुंबई। नेक्स्ट बताइएगा, यहाँ पे बताना है कि खाली स्थानों पे यहाँ क्या फुलफिल होगा, है ना। तो आइए देख लेते हैं क्या फुलफिल करेंगे यहाँ पे। देखिए 3 दूना 6, 6 का होल स्क्वायर 36, 6 दूना 12, 12 का होल स्क्वायर 36, 5 ने 15, 15 का होल स्क्वायर, तो ये 236 ही किसका होल स्क्वायर है दोस्तों? 236 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 256 होना चाहिए, मिसप्रिंट हुआ है दोस्तों, ठीक है। 36 किसी का होता है नहीं, 56 होता है, तो 4 तिहाई कितना होना चाहिए? 4 चौका 16, 16 का होल स्क्वायर 256 होता है, यानी करेक्ट आंसर आपका बी होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 3 नहीं बल्कि 5 होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो नेक्स्ट कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक लड़के से पूछा, मुझे मुझसे वह संख्या बताओ जो 4 से अधिक है लेकिन 9 से कम है। 9 से क्या है? कम है, तो मतलब 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक यही 4 आदि, इसके अलावा 7 से अधिक होना चाहिए, 7 से अधिक मतलब 8 होनी चाहिए, लेकिन 11 से कम होनी चाहिए, लेकिन 11 से कम, 11 से कम में क्या आ जाएगा? तो आप बताएंगे 10 और 9 होनी चाहिए, है ना। तो वह संख्या क्या है? बताइए वह संख्या क्या है? तो आंसर क्या बता देंगे? वह संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों? तो उस संख्या का नाम बता देंगे, 8 हो जाएगी, क्योंकि 9 तो आपको बोले नहीं, 9 से कम लेनी है, तो आंसर बस यही दिख रही है, आंसर डी बनेगा। देखिए यहाँ पे फूड भाषा में मेडिकल को ये लिखा गया है, तो पुलिस को क्या लिखेंगे बताइएगा। यहाँ पे बहुत ही सिंपल लिखा गया, देखिए एम ई रखा है, फिर इस DI को ID कर दिया है, CA को CA रखा है, फिर L को L ही रखा है, बस यहाँ पे एक बीच वाला को चेंज करा है, तो आप भी PO के PO रखो, IL कर दो, बस आप देखोगे, और उसके बाद सी कौन सा है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर आपका सी है करेक्ट। देखिएगा यहाँ पे दिए गए पैटर्न को कौन पूरा कर रहा है बताइएगा, इसमें कौन फुलफिल होगा, यहाँ पे कौन सी नंबर आने वाली है। तो आप देखेंगे क्या, 23 × 3 करो तो 69 आता है, 5 × 27 करो तो 135, तो 7 में 3 से करो तो 7 और 21, यानी कितना आ गया? 217। आंसर क्या बन जाएगा? राइट आंसर डी। देखिए दिए गए विकल्प में से उस संख्या का हमें चयन करना है जो श्रृंखला को प्रश्नवाचक पे ला सकती है। 80 से 73, ये घट गया दोस्तों, कितना? 7 घटा। 73 से 64 कितना? 9 घटा। यहाँ से 11 घटा, तो यहाँ से 13, तो आगे क्या? 15 घटा दीजिए, यानी आंसर क्या बन जाएगा? 40 में से 15 घटा दोगे तो 25, ऑप्शन नंबर सी बचेगा। बताइए, डैश कोशिका की एक प्रकार की जो अवशिष्ट निरस्तरण प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांग का
कोशिकांग को जो है पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है। तो आंसर क्या बताएंगे? लाइसोसोम। कौन है वो? लाइसोसोम है। आंसर बी बताइएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे पीटी है ना, क्लोरीन 6 की पावर 2 माइनस है एवं PtCl4 में प्लैटिनम की ऑक्सीकरण संख्या हमें बतानी है। ऑक्सीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। इसमें आइए हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा इसी ऑक्सीकरण संख्या। देखिएगा यहाँ पे ओ नंबर हमें बतानी है जो क्या है +4 है, ठीक है, एवं +4 है, ठीक। चलिए इस दोनों का जब +4 है तो यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ बताना ऑक्सीकरण वो कितनी है हमारा x मान लेते हैं। जब x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस -1 है ना इंटू 6 होगा, इक्वल में कितना हो जाएगा -2, ठीक है। क्लोरीन का जो है नंबर ऑफ ऑक्सीकरण कितना होता है -1 होता है, इस कारण x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इधर -6 इधर -2 है तो इधर करोगे तो कितना हो जाएगा +4 आंसर आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी +4, यानी प्लेटिनम x प्लेटिनम और क्लोरीन 4 का जो वैल्यू आप निकालोगे नंबर ऑफ ऑक्सीकरण 1 हो जाएगी इसका, तब निकालोगे x-1 इंटू 4 इक्वल कितनी हो गई 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो आप देख रहे हैं ना इसकी भी 4 इसकी भी 4, यानी क्या हो जाएगी ++4। ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपके। ऑप्शन ए। देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम बता दीजिए। विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन नाम है। आंसर बी बताएंगे साइनोकोबालामिन। तो विटामिन B1 का नाम क्या है? थाइमीन है। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी का बता दीजिए ऑप्शन नंबर में। विटामिन सी का आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल और विटामिन ई का टेकोफेरॉल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न धातु की बढ़ती हुई सक्रियता का क्रम हमें दर्शा देना है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कौन सा होगा। सबसे पहले फ्लोरीन, उसके बाद कौन सा आएगा, तो उसके बाद जेडेन आएगा, जिंक, इसके बाद कौन है मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद जाके सोडियम आएगा, है ना। तो आंसर कौन सा फुलफिल कर रहा है? देखिए तो ऑप्शन नंबर आप सी बताएंगे, राइट आंसर सी फुलफिल कर रहा है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कृत्रिम जिन पैदा किया गया था, किनके द्वारा पैदा किया गया था? तो आप बता देंगे हरगोविंद खुराना जी के द्वारा। आंसर ही बताइएगा, कृत्रिम जिन पैदा किया गया था। जीन जो होता है दोस्तों नाइट्रोजनी क्षारक का कोडोन होता है। क्षारक का क्या होता है? कोडोन होता है। अनुवांशिक कोड तथा कृत्रिम जीन संश्लेषण के लिए जो है 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? हरगोविंद खुराना जी को। अगला बताइएगा डीएनए का कौन सा भाग जो है प्रोटीन की सूचना देता है? बताइए कौन देता है? तो आंसर बताइएगा जीन देता है। राइट आंसर ही बनेगा जीन। अगला देखिएगा कि इनमें से कौन तरल पदार्थ आंत से जो है अवशेषित वसा को ग्रहण करता है और अतिरिक्त कोशिकीय स्थान से वापस रक्त ले जाता है? कौन करता है? तो आंसर बताएंगे लसिका। राइट आंसर बी बताइएगा लसिका करता है। मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? बताइए क्या उत्तरदायी है? तो आंसर बताएंगे पीयूष ग्रंथि, है ना। आंसर बी बताइएगा पीयूष ग्रंथि उत्तरदायी है। वृद्धि हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि जो है थायराइड ग्रंथि है और इसी की कमी से जो है क्या होती है गलगंट रोग हो जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव जो है थायराइड ग्रंथि से होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है। अमाशय आंत तथा बाह्य स्रावी दोनों क्या है? एक ग्रंथि है। मानव के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए आप दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखिए कह रहा है क्या कि एक कार के मूल्य में 12% की दर से अवमूल्यन हो रहा है, मतलब घट रहा है 12% के, डिप्रिसिएट हो रहा है। तो इसका वर्तमान वैल्यू दे रखा है कितना 7,74,400। तो 2 साल पहले कार का मूल्य क्या था ये हमें बतानी है। बहुत सिंपल। चलिए यहाँ पे हम लोग जोड़ते थे, अब यहाँ पे घटानी है, बस यही तो है बात। अब देखेंगे कि वर्तमान मूल्य हमें पता है कितना है 7,74,400 है, ठीक। इक्वल में हमें नहीं पता कि क्या वैल्यू रही होगी 2 साल पहले, ठीक है। कितना है 100 - 12 अपन कितना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। 100 में से 12 घटा दो तो 88 अपन हो जाएगा 100 एक्स। इसे आप काट भी सकते हो, छोटा कर सकते हो, और काट पीट को छोटा कर लो और इसे डिवाइड भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसे सीधे हम यहाँ पे भेज देते दोस्तों। तो कितना आ जाएगा 88 नीचे आएगा, 88 नीचे ही आएगा, ऊपर में चला जाएगा 200, यानी 10,000 सीधे ऊपर लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे 10,000 लिख देते हैं, ठीक है। अब काटना है तो काटिए यहाँ से 22 से आप काट सकते हैं इजीली। क्या यहाँ पे दिख रहे हैं 7 को, और यहाँ पे 0 4 टाइम्स, क्या 11 से 8 टाइम्स में, फिर यहाँ पे काट सकते हैं आप इसे भी काट सकते हैं। तो आपके पास कितने आ जाएंगे दोस्तों? सीधे आ जाएंगे यहाँ पे 100 आ जाएंगे, है ना। तो आप 100 और 100 यहाँ पे कर लो, 100 नहीं 1000 आ जाएंगे क्योंकि 2 जीरो है। 1000 और यहाँ पे 10,000 ऑलरेडी थे, तो कितने हो जाएंगे टोटल जीरो हम लोग के पास? यहाँ पे
ये 100 टाइम्स में कटेगा 100 और यहाँ पे 4 जीरो ऑलरेडी, यानी कितने 6 जीरो हो जाएंगे टोटल। तो आप बता दोगे 10 लाख, है ना। तो जो पहले मूल्य थी 2 साल पहले वो कितनी थी, 10 लाख थी। आंसर क्या बता देंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी बता दीजिएगा, 10 लाख। अब देखिए कह रहा है कि 12,000 1,25,000 की धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 सालों में बढ़कर कितना हो जा रही है, 1,48,877। तो वार्षिक रेट हमें बताना है, बहुत ही सिंपल है। देखिए आइए हम लोग वार्षिक रेट पता करते हैं, क्या हो जाएगी साधारण ब्याज की दर से 3 सालों में, ठीक है। देखिएगा प्रिंसिपल आपके पास दे रखे कितना, 14,877 दे रखे हैं ना, ठीक है। अब आपके पास अमाउंट भी प्रिंसिपल भी दे रखे कितना है, तो 1,25,000, ठीक है। चलिए अब बस यहाँ पे आपको क्यूब रूट कर देना है ना। क्यूब रूट लगाइए और इक्वल में लिखना है क्या, 53/50। कैसे लिखना है तो ये भी बता देते हैं, क्यों लिखते हैं ये भी बता दें। देखिए 53/50 जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं दोस्तों, ये क्यों लिखे हैं, तो आपको पता है कि आर वन प्लस आर वन प्लस वन प्लस आर जो है हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, तो ये 100 होगा, और प्लस में आर रहेगा ही, अपन में 100 होगा, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये 3 ईयर का है, तो 3 ईयर को इधर भेज देंगे, आप इधर डिविजन करोगे तो कितना आ जाएगा, ये बनेगा हमारा 53/50 बनेगा, ठीक। सीधे से आप समझो ना कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या है 3 सालों के लिए, तो 3 इस पे क्यूब डालेंगे कि नहीं, बिल्कुल डालेंगे। तो आप यहाँ से निकाल सकते हो क्या कि 100 और प्लस आर जो था मेरा यहाँ पे 100, इसी को ना हमने ये क्यूब भेजा है, तभी तो इसका यहाँ पे रूट क्यूब हुआ है ना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे आप निकालोगे कि आर प्लस आर अपन 100, सीधे आप लिखते हो यहाँ पे क्या है, इसका वैल्यू है 53/50, क्योंकि ये जो होता है दोस्तों ये 53 का होल क्यूब होता है और ये 50 का होल क्यूब होता है, इस कारण ये 53/50 मैंने लिखा। अब बात समझे यहाँ पे, ठीक है। तो आप लिखोगे क्रॉस मल्टीपल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, R/100 इक्वल में हो जाएगा 3/50। तो इसे काटो 2 टाइम्स में, यानी आर की वैल्यू 6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कितना आया, आंसर बी बताएंगे। कह रहा है किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद 10% के लाभ होते हैं, यदि कोई छूट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, बताइए लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है पहले 10% छूट, है ना। तो छूट कहने का मतलब है कि मार्क प्राइस कितना होंगे, मार्क प्राइस आपके 10 होंगे, और वही सेलिंग प्राइस कितने होंगे, तो 1 घटा दो यानी 9 होगा, यही ना होगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम सेलिंग प्राइस कितना है हमारे पास 11 रुपया, और कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, तो अब बता देंगे 10 रुपया। तो अब दोनों में क्या करते हैं दोस्तों, इक्वल करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, तो यहाँ पे हमारे पास जो 10 रुपया है इसे हम 10 गुना करते हैं, तो इसमें जो है 10% हमें क्या करना है, लाभ कमाना है मार्क प्राइस पे। तो 10% लाभ कमाएगा यानी 110 कहिएगा, है ना। और इसमें कमाएगा तो कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा 10%, ठीक है। और यहाँ पे सेलिंग प्राइस में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 99 और ये हो जाएगा हमारा 90। तो अब देखिए दोनों का रेशियो यहाँ पे आप फाइंड कर लोगे तो कितना कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, है ना, और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आप खुद निकालो, 110 रेशियो 99 और रेशियो जो होगा 90। तो आप खुद देखो यहाँ पे क्या है कि 110 से कितना हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, यानी कितना इनका इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, 20 का। किस पे हो रहा है, तो 90 पे हो रहा है, इंटू 100 कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कटा है यानी 200/9 डालिएगा तो कितना हो जाएगा, आप बता देंगे 22.22% हो जाएगा, यानी आंसर क्या बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी बता दीजिएगा आप। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू और आर के अनुपात क्रमशः 6, 5, 9 है, यदि उनका योग 400 है तो पी और क्यू के बीच में अंतर कितना होगा। बहुत ही सिंपल, देखिए 6, 5 और 9 सभी का ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20, 9, 6 और 5 को 20 हो जाएगा, 20 यूनिट का बदले 400 दिया है, यानी कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का बदले 20 आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 20। और पी और आर का अंतर बताना है, पी का कितना है तो पी का 6 है, आर का कितना है 9 है। तो 6 में 2 से करोगे तो 120, और 9 में करोगे तो 180, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 60। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी बता देंगे। कह रहे हैं क्या अभिषेक अपने लैपटॉप का मूल्य जो है क्रय मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है, जितना भी है उससे, मतलब उसका जो है 100 रुपया है तो 180 रुपया कहता है, और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर जो है 25% छूट देता है, 1/4 का छूट भी दे देता है। तो आपको बताना है कि उसको लाभ कितना हुआ होगा। देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है क्या कि 80%, 80% कहने का मतलब क्या है,
कि 4/5, है ना। यहाँ पे आप खुद कर लो, 20 चौके और 20 पचे होगा ना 4/5। अब कह रहा है क्या, और 25% 1/4 आपको पता है, तो कॉस्ट प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। कॉस्ट कितना है तो आप बताओगे 5, और मार्क कितना है तो 9, दोनों का ऐड कर दो 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 20 और ये 36 में होता है, ठीक है। कोई भी मल्टीपल इसका लिख सकते हो आप, हम 4 का ही मल्टीपल लिखे, ठीक है। तो आप देखोगे कि मार्क प्राइस हमारा क्या है 36 रुपया, तो इसे हम और भी छोटा कर सकते, मार्क प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। मार्क कितना है, जब 36 रुपया है मतलब कि 3 है, यहाँ पे सीधे आप लिखो 3 है, मार्क कितना है 3 है, तो सेलिंग मार्क जो है हमारे पास कितना है दोस्तों 4 है ना, मार्क जो है हमारे पास कितना है 4 है, मार्क प्राइस ये 4 ही का तो मल्टीपल है, तो 4, और सेलिंग प्राइस हमारा 3 है, ठीक। अब जब सेलिंग प्राइस मेरा 3 है तो हम इसका मल्टीपल लिख सकते हैं 36 और इसका मल्टीपल लिखेंगे तो 27। अब देखिए लाभ प्रतिशत हो रहा है हमारे, तो लाभ निकालेंगे आप, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है, 27 में से आप 20 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7/20 हो जाएगा इंटू 100, 20 बच्चे यानी 5 सत्ते 35, तो कितना का वो हो रहा है, उससे लाभ हो रहा है 35% का। आंसर ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। कह रहा भारत की पहली ई स्टार्ट अकादमी कहाँ पर खोली गई है, ई स्पोर्ट अकादमी कहाँ पर खोली गई है, तो आंसर बताइएगा मध्य प्रदेश में। आंसर सी बनेगा, मध्य प्रदेश में खोली गई दोस्तों। 12 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश को जो है खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो है यशोधरा राजे सिंधिया ने ई स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। अगला देखिए, इसरो द्वारा इनसैट 3DS नामक उपग्रह को हाल ही में किस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया है, तो आंसर क्या बताएगा, GSLV F14 से लॉन्च किया गया है। आंसर सी बनेगा, GSLV F14 से। आइए उस युग्म को चुनते हैं जो सभी से अलग है। देखिए इसे जो मिलाप करते हैं राजा का महल होता है, तो आंसर क्या बताएंगे, राजा का महल होता है, साध्वी का मठ होता है ना। आंसर ये बनेगा साधु का क्या होता है, मठ। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक दर्पण दिया है, इसका इमेज कौन सा फॉर्मेट होगा, तो आप बता दोगे बहुत ही सिंपल से, कौन सा इमेज बनेगा इसका बताइए। तो पहले एच आएगा ना, तो एच हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहले ये आएगा जी, तो जी से देखिए कौन सा है, तो जी से हमारा जो है स्टार्ट होने वाला यही है, सभी स्टार्ट हो रहे हैं जी से, बट जी के बाद देखेंगे तो आर है, ठीक है, जी के बाद आर है, आर है, यहाँ पे ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, आर है, ठीक है, उसके बाद पी है, पी ऐसे होना चाहिए, ठीक है, पी होना चाहिए, और ये ऐसे घुमा नहीं, ये ऐसे घुमाना चाहिए, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से वेन आरेख आपको चुनना है, वेन आरेख चुनिए, पुलिस, महिला पुलिस, चाचा, फूफा, मामा, माताएं। तो देखिए माताएं जो है कि ये महिला पुलिस हो सकती है, और चाचा फूफा मामा ये सभी अलग होंगे। आंसर क्या बताइएगा, ऑप्शन नंबर डी ही दिख रहा है आपको, देखिएगा। नीचे दिए गए जानकारी को ध्यानपूर्वक हमें पढ़ना है, प्रश्न का उत्तर देना है। कह रहा है कि साहिल और रोहन हॉकी व बेसबॉल अच्छे खिलाड़ी है, गौतम, साहिल और महेश फुटबॉल और बेसबॉल अच्छे खिलाड़ी है, कौशल और गौतम क्रिकेट व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी है, कौशल और रोहन हॉकी व वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी है, इनमें से कौन वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल के अच्छे खिलाड़ी है। तो आपको तो पहले इसका डायग्राम बनाना होगा दोस्तों, ठीक है, और डायग्राम ऐसे होनी चाहिए आपकी, डायग्राम ऐसी होनी चाहिए कि वो कौन सा खेल खेलता है और कौन कौन व्यक्ति है, ठीक है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है, तो 3 4 1 5, ठीक। अब देखिए उसका शॉर्ट नेम हम लोग यहाँ पे रखते हैं दोस्तों। टोटल गेम की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 5 है, 3 और 2 5। देखिएगा यहाँ पे जो है साहिल है, यहाँ पे रोहन है, हम शॉर्ट नेम लिखते हैं, यहाँ पे गौतम है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे महेश है, और यहाँ पे कौशल। अब देखिए सभी का गेम, ये हॉकी खेलते हैं, और इनका बेसबॉल है, और इनका फुटबॉल है दोस्तों, और इनका क्रिकेट है, और इनका वॉलीबॉल है, ठीक है। अब देखिएगा इनका जो है वॉलीबॉल है, तो अब हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि ये जो है ये खेलते हैं, सभी का आप यहाँ पे बना देंगे कि जो जो खेलते हैं, और जो नहीं खेलते हैं उसे काट देना है आपको, ठीक है। जब वेन डायग्राम बन जाएगा दोस्तों, तब आप यहाँ पे करेक्शन पूरे अच्छे से कर सकते हैं कि हाँ क्या यहाँ पे होना चाहिए। तो ये पजल वाली थोड़ी रीजनिंग में आपको समय लगेगी ही लगी, अब पूरे धैर्य पूर्वक आपको पढ़ने होंगे इसे। अब देखिए यहाँ पे जो हमने अभी वेन डायग्राम बनाया है, यहाँ पे डायग्राम, तो हमसे पूछा क्या गया है कि इनमें से कौन सा वॉलीबॉल, हॉकी और बेसबॉल का अच्छा खिलाड़ी है ना, तीनों का अच्छा खिलाड़ी देखिए कौन है, तो आप देखिएगा कौन है तीनों का अच्छा खिलाड़ी। देखिए क्या क्या, वॉलीबॉल, ठीक है, हॉकी, ठीक है, वॉलीबॉल हॉकी और वॉलीबॉल हॉकी और बेसबॉल, बेसबॉल, ठीक है। यहाँ पे इसके अच्छे प्लेयर कौन है,
तो एस तो कट गया, एस तो है ही नहीं दोस्तों क्योंकि वॉलीबॉल में नहीं। इसमें देखिए ये आर है, वॉलीबॉल में भी है, हॉकी में भी है, बेसबॉल में भी, यानी आर से क्या है, आर से रोहन, यानी आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी दिख गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, उसी विकल्प का चयन करना है जो दिए गए जीवों को एक तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करता है। वो कौन क्रम है बता दीजिए। तो वो क्रम जो है दोस्तों, पहले स्टारफिश, उसके बाद आता है स्टारफिश के बाद पेंगुइन, पेंगुइन के बाद विशालकाय कछुआ, उसके बाद आता है आपका शार्क, तब आता है ब्लू व्हेल, यानी आंसर क्या बनेगा, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा आपका। चलिए अगला देखना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपको गलत है ये चुनना है। तो आइए हम लोग रीड करते हैं। रक्त जो है शरीर को बीमारी से बचाता है, बात तो सही है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर की जो है कोशिकाओं से फेफड़ा तक ले जाता है, ये भी सही है। रक्त जो है ज्ञानेंद्रियों इनपुट में मदद करता है, बिल्कुल गलत बात है। रक्त ऑक्सीजन के फेफड़ों से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, बात सही है, यानी आंसर सी बनेगा हमारा। गलत ढूंढना था। देखिए मृदुतक और श्लेषोतक, मृदुतक और श्लेषोतक उत्तकों के प्रकार है। ये कैसे है उत्तक के प्रकार, तो आप बताएंगे सरल अस्थाई है, आंसर सी बताइएगा। रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है, तो रेशम जो है प्राप्त किया जाता है बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है, बॉम्बिक्स मोरी से, आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए बनेगा। देखिए कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 kg 10 मीटर पर सेकंड के वेग से एक सीधी रेखा में चलती हुई विराम अवस्था में रखे 5 kg द्रव्यमान के एक लकड़ी के गुटके से टकराती है, इसके बाद दोनों साथ साथ धीरे धीरे रेखा में गति करते हैं। संबंध में पहले तथा संबंध के बाद जो है कुछ संवेग और आपस में जो है संयोजन का वेग होगा, वो क्या होगा आपको बतानी होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेग, देखिएगा संबंध के पहले संवेग जो होगा वो होगा m1u1 प्लस m2u2 होगा ना, तो इसका रखिए 1 × 10 और प्लस 5 × 0, यानी ये तो 0 हो गया, ठीक है। तो आप ये करोगे तो बस 10, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन 10 किलोमीटर पर सेकेंड होगा, या फिर 1.67 मीटर पर सेकेंड होगा। कह रहे कि 4 युक्तियां जिनमें से प्रत्येक की शक्ति 50 वाट और 10 घंटे तक उपयोग की लाई जा सकती है, इसके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट घंटा में बताना है। किलोवाट घंटा में क्या हो जाएगा, तो देखिएगा 50 × 4 करिएगा, क्योंकि पावर इंटू क्या होता है आपको पता होगा, तो 50 × 4 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2000 आ जाएगा, 2000 वाट आएगा, हमें किलोवाट घंटा में बताना है। तो आपको पता है ऊर्जा उपयुक्त जो होगी वो किलोवाट घंटा में 1000, ठीक है, और गुने 10 कर दीजिएगा, काटिए 3 0 है, यानी 20 किलोवाट घंटा। आंसर क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर सी बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि हवा में जाती हुई प्रकाश की एक किरण किसी पारदर्शी पदार्थ पर जो है आपतित होती है, यदि किरण अभिलंब से 45 डिग्री का कोण बनाती है और पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश करने पर 15 डिग्री से जुड़ जाती है, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा। पदार्थ का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे देखिए पदार्थ का अपवर्तनांक बनेगा क्या, यहाँ पे आप देखेंगे क्या, ये जो माध्यम है, प्रकाश हवा से जाती हुई है, ठीक है ना, तो हवा से जाएगी, ठीक है, हवा से जाएगी तो लगेगी ये एकदम जा रही एग्जैक्ट इधर, लेकिन ये अभिलंब की ओर झुकती है दोस्तों, है ना, अभिलंब की ओर, ये आपकी अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब की ओर झुकती है। तो जब ये आपकी आई कितनी है, 45 है, ये ना बोला रहा है कि अभिलंब से जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो पारदर्शी पदार्थ में प्रवेश 15 डिग्री में मुड़ जाती है, 15 डिग्री में मुड़ जाती है, ये 15 डिग्री में मुड़ जाती है, ठीक है, 15 डिग्री में मुड़ जाती है जब ये 45 बनाती है। तो अब यही बताना है कि आपतन कोण 45 हो गया, तो अपवर्तन कोण कितना हो गया, 45 - 15 कर दीजिए, यानी 30 डिग्री। जब 30 डिग्री आ गया तो हमें बताना है कि पदार्थ का अपवर्तनांक, तो पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू बराबर आपको पता होगा साइन आई बटे साइन आर होता है, बस यहाँ पे रखेंगे, साइन आई कितना है 45, साइन आर कितना हो गया, तो आप 45 में से 15 घटाओगे यानी 30। चलिए हम बताते हैं, म्यू बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर होगा, ठीक है, साइन आई का वैल्यू 45 और इसका वैल्यू कितना आ गया 30, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कितना हो जाएगा, ऊपर 2/1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 को क्या हम √2 और √2 लिख सकते हैं, गुने √2/2 होगा, एक काटिए, यानी क्या आ जाएगा हमारा √2 आ जाएगा, तो √2 का वैल्यू होता है क्या 1.414 होता है दोस्तों, यानी आंसर क्या बताएंगे, राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पदार्थ का अपवर्तनांक। अगला देखिए, कह रहा दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा का हमें परिमाण बताना है।
इसका परिमाण क्या हो जाएगा। आइए हम लोग समतुल्य प्रतिरोध यहाँ पे निकालते हैं। पैरेलल वाला पहले देख लेते हैं। तो पैरेलल वाला में आप देखेंगे रेसिडेंस जब हमारा पैरेलल हो तब 1/10 है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो +1/40 है। ऐड कर दीजिए तो 40 एलसीएम होगा, यानी ये 4 और एक ये 5, मतलब ये हो जाएगा 5/40, यानी आर पैरेलल आप बता दोगे कि ये हो जाएगा 40/5। काटोगे तो कितना हो जाएगा, 8 ओम आ जाएगा। ये तो पहला आ गया आपका। दूसरा समतुल्य निकालिएगा, तो दूसरा आप निकालोगे आर पैरेलल, तो दूसरा आप निकालोगे 1/20 है, +1/30 है, +1/60 है। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप बता दोगे 60 होगा। यहाँ पे 20, 30 और 60, एलसीएम 60 हो गया। तो ये 3 और +2 और प्लस यहाँ पे 1, यानी 5 1 6, 6/60 होगा। इसको काटिएगा तो 10 ओम। इसका कितना आ गया, 10 ओम आ गया, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 8 कितने हो जाएंगे, 18 ओम हो जाएंगे। ये 18 ओम जब हमारे पास आ गए, कुल प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस जो आ गया हमारा कितना, 18 ओम आ गए, ठीक है। अब हमारे पास क्या दे रखा है दोस्तों, तो आई बराबर क्या लिखेंगे, विभवांतर बट्टे प्रतिरोध लिखते हैं, विद्युत धारा बराबर, तो क्या लिखेंगे 10 और बट्टे 10/18 हो जाएगा। इसे काटिए तो कितना होगा, 0.55 एम्पियर, यानी आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। कह रहा है यदि एक बल्ब से जो है 5 सही 1/2 मिनट तक जो है 4.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कितना आवेश प्रवाहित होगा। बहुत ही सिंपल, जस्ट अभी हम लोगों ने बनाया है। तो ये Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा I/T होगा, बस इसी पे लिखना है। लिखिए यहाँ पे कितना है, 4 एम्पियर है, मिनट के लिए कितना है, तो आप बता दोगे 11/2। ये करो कैलकुलेट, तो इसे 2 यानी कितना हो जाएगा 22, और गुने यहाँ पे कर देंगे 60, सेकेंड में लिखना है हमें, तो कितना हो जाएगा 14×12 = 13, 132 और एक जीरो लिख दो, आंसर कितना हो जाएगा 132 कूलम, आंसर बनेगा राइट आंसर बी। अगला देखिएगा, कह रहा है ये को जो है 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। तो आइए 5 से भाग दे के देखते हैं शेषफल क्या बचेगा। तो अब 5 छक 30, यानी एक शेषफल हो 5 छक 30, यहाँ पे 2 शेषफल, 5 छक 30 यहाँ 3, यानी 3 2 और 1 गुना कर दो, 6 और 1, 6 में 1 से गुना करोगे तो 6, यानी हमारे पास जो 6 गया तो उसे 5 से डिवाइड करोगे, यानी शेषफल एक ही बचेगा, तो राइट आंसर बी बनेगा। कह रहा है यदि 8 सेब और 9 आम की कीमत 10 सेब और 6 आम की कीमत के बराबर है, तो एक आम की कीमत और एक सेब का कीमत का अनुपात हमें बतानी है। एक आम और एक सेब के कीमत का अनुपात, देखिए यहाँ पे क्या ही बनेगा, कह रहा है क्या यहाँ पे 8 एप्पल प्लस 9 मैंगो का कीमत जो है 10 एप्पल और 6 मैंगो के बराबर है ना, इतना ही। बस टाइम एंड वर्क की तरह आपको देखना है। यहाँ पे 2 एप्पल बराबर हो जाएगा क्या, 3 मैंगो हो जाएगा, यानी मैंगो और एप्पल का हो जाएगा रेशियो 2 और 3 का हो जाएगा। बस यहाँ पे आम और सेब का रेशियो क्या आ गया, 2 और 3 का रेशियो। आंसर देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 और 3, राइट आंसर सी है आपका। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 68, 102 और 136 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है ना। जब समान शेषफल के लिए कहेगा तो आपको करना क्या होगा, देखिए 102 में से 68 हटाइए तो कितना बचेगा 34, 136 में से 102 घटाइए तब भी 34, ठीक है, और 136 में 67 घटाइए तब भी, तब आप क्या आ जाएंगे 68। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 34 34 और 68 का आप क्या निकाल लेंगे दोस्तों, HCF निकाल लेंगे। तो HCF क्या होगा, 34 से तो होगा, तो आंसर क्या बताएगा, शेषफल जो आपका आएंगे वो हो गए 34, आंसर बी बनेगा आपका। देखिए कह रहा है क्या 980 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 1350 के 40% के बराबर हो जाएगा, क्या घटाइएगा बताइए। तो 980 में से हमें नहीं पता क्या घटाएंगे कि 1350 के 40%, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 4 पच्चे 20 और 4 तें 12, एक 13 और 4 एकम 4 1 5, यानी 530। यहाँ पे 980 घटा दो इसमें से 530 को, तो कितना आ जाएगा 5 और 0 और ये 4, यानी कितना आ जाएगा 450। ऑप्शन नंबर सी बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 400। तो यहाँ पे कितने आ गए दोस्तों, 40 और 300 इसमें करोगे तो 4 पच्चे 20, 2 आएंगे ना, और 12 2 14 हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट, और 4 1 4 1 5, कितना आ जाएगा आपके पास, तो इसमें घटा लेंगे आप 540 को घटाएगा 980 में से, तो आपके पास आ जाएंगे 40 और ये 40, यानी 440 आएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन ये तो बहुत ही सिंपल आप बना लोगे। पहले आप करोगे यहाँ पे ऑफ का काम, पहले गुणा वाला, ठीक है ना, उसके बाद कुछ वर्क करना होगा आपको।
तो देखिए यहाँ पे 14 दूना 7 दूना 14, 14 28, 28 को 4 से गुना कर लेना, ठीक है। उसमें से आप 100 घटा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 112, ठीक है। 112 और माइनस यहाँ पे 100 और गुने हो जाएंगे, यहाँ पे आप डिवाइड करोगे तो 12 हो जाएंगे, ठीक है। 12 और गुने यहाँ पे 112 में से 100 घटा दीजिए तो कितना 12 और गुने यहाँ पे हो जाएंगे 12, 12 12 करोगे तो 144। आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? पहले मनोज सिंह थे, मनोज सोनी थे। अभी वर्तमान में जो है यूपीएससी के अध्यक्ष प्रीति सूदन बनी है। आंसर ये बनेगा प्रीति सूदन। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आपको पता है क्या यह किस आयोग के तहत जो है यूपीएससी की स्थापना होती है? तो आप बताएंगे ली आयोग के रिपोर्ट पर जो है यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? तो 1926 में हुई थी, आपको पता होना चाहिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पे है? भारत किस स्थान पे है दोस्तों? तो भारत का स्थान जो है 2024 में आपको बता दें 159वां है। आंसर बनेगा बी दोस्तों। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, फिर मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद। आपको पता होगा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या होगा विश्व स्वतंत्रता दिवस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।